अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट द कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। उसमें वेट, रिएक्शन फोर्स, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट्स वेट? वेट इज अनदर वर्ड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपको पता है कि जो अर्थ है ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद फोर्स, ओके, एंड दैट फोर्स डिफाइंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउ? You know that from Newton's second law of motion, that this force F, it is a rate of change of momentum. What is momentum? That is mass into velocity. So that means this force is equal to mass into acceleration. Now in case of gravity, we define this acceleration A by G, that is acceleration due to gravity. So that means in that case this force of gravity will be equal to mass of the object multiplied by acceleration due to gravity, and this is known as what? This defines the weight of the object. So what's then weight? So weight of an object is the force with which Earth attracts it. Okay. As we know that the mass is measured by using a balance comparing a known amount of matter to a known amount of submatter. So that means आपके पास जो ये यहाँ दिखाई मैंने बैलेंस, तो आप इसमें एक नोन अमाउंट ऑफ मैटर एक पेन में रखते हैं और दूसरे पेन में जो आपको मेजर करना हो। इस तरह आप कंपैरिजन के थ्रू आप जो इस ऑब्जेक्ट का आप इसका मास निकाल पाते हो। लेकिन जो वेट है, सो वेट इज मेजर्ड ऑन ए स्केल। इसको एक स्केल पे मेजर किया जाता है, जबकि स्प्रिंग बैलेंस जिसको भी कहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ है। सो इस पे हम रखते हैं तो दिस मेजर्स व्हाट? दिस गिव्स द वेट। सो अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे मास और वेट को, सब आपके पास 1 kg मास है, लेकिन यहाँ हमने लिया है जो जी है, हमने इसको लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर ग्राम भी इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो अगर वो लिया है आपने तो दैट मीन्स 1 kg इज इक्वल टू व्हाट? 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। ओके, सिमिलरली 10 kg of mass equals to what? 100 Newton of weight. Similarly 200 kg of mass is equal to 2000 Newton of weight. So यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो वेट है ये एक फोर्स है, जिस फोर्स से चाहे अर्थ या कोई और प्लैनेट या कोई और हेवनली बॉडी किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो वेट इज अ फोर्स। लेकिन मास जो है इट इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड, ओके, इसमें कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मास कहते हैं। सो मास को हम जनरली क्या कहते हैं? इसको कंपेयर करके हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बैलेंस ऊपर दिखाई है आपको ये, तो इसमें आप किसी भी प्लेनेट पे जाओ, किसी भी हेवनली बॉडी पे जो आपको मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आपको सेम मिलेगा। लेकिन जहाँ वेट की बात है, क्योंकि हमें पता है कि जो जिस जी वैल्यू जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये जी वैल्यू है इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट हेवनली बॉडीज, ये डिफर होता है, ठीक है। या जिस फोर्स के साथ कोई भी हेवनली बॉडी किसी और चीज को अट्रैक्ट करती है वो डिफर है होता है, ठीक है। इसका मतलब जो वेट किसी ऑब्जेक्ट का होगा इट बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। जैसे आपको पता है कि मून पे जो जी का वैल्यू ये बहुत कम है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ सपोज 100 न्यूटन उसका वेट है, तो अगर आप मून पे ले जाएंगे तो वहाँ इसका जो वेट होगा वो कम होगा, लेकिन मास क्या होगा? मास विल बी सेम। नाउ मूविंग अहेड, नाउ फ्रैक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स ये क्या होता है? When a body is placed on a rigid surface, okay, first thing is it has to be placed on what? On a rigid surface. The body experiences a force, okay, which is perpendicular to the surface in contact. इसका क्या मतलब है? सपोज ये एक टेबल है, ओके, जिसकी सरफेस इट इज रिजिड, तो इस पे हमने एक बुक रखी। अब आपको पता है कि ये बुक है, इसका कुछ मास है, अगर मास है तो इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो उसका वेट होगा। लेकिन बुक क्या है? ये इस टेबल के सरफेस पे एट रेस्ट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें कोई मोशन फोर्स नहीं हो रही है। सो व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये वेट का फोर्स है इट इज बैलेंस्ड बाय सम अनदर फोर्स, कोई और फोर्स है जो इस वेट को बैलेंस कर रहा है। क्योंकि जब भी कहीं फोर्स होगा तो वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जो डाउनवर्ड वेट का जो फोर्स है, जो वेट है, इट इज बैलेंस्ड बाय सम अनदर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? दैट्स एन अट्रैक्शन फोर्स। जो टेबल है इट प्रोड्यूस अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द टेबल एंड इट इज अपवर्ड्स। सो जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है इट इज बैलेंस्ड बाय दिस अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। तो कहने का मतलब है कि जो भी कोई रिजिड बॉडी होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट इस पे रखेंगे तो जो वेट होगा दैट विल वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ और एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इस वेट को बैलेंस करता है, और वो होता है
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो ये सरफेस होगी नॉर्मल टू द सरफेस होता है और वो इस वेट को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ ये नॉर्मल टू द सरफेस, इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। So that means the normal reaction force is the force the ground exerts on the object to prevent the object from sinking into the ground. Okay. So it can be zero. तो उस केस में क्या है, अगर जब ये reaction force zero होता है इसका मतलब है in which case it would mean that the object is floating just above the surface, not really touching it. Now और एक एग्जांपल यहाँ है, यहाँ जो आपके पास जो सरफेस है ये इंक्लाइनेड सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज एट सम एंगल थीटा। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ क्या केस होगा, जैसे आपको पता है जो वेट है इट इज ऑलवेज वर्टिकली एक्टिंग व्हाट डाउनवर्ड्स, तो ये होगा वेट, दिस इज द वेट mg, ओके। और जो नॉर्मल फोर्स है या जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो ये सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव व्हाट द रिएक्शन और द नॉर्मल फोर्स। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आप देखेंगे हम इस वेट को डिवाइड कर सकते हैं इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बी व्हाट mg sin थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है mg cos थीटा। तो इस केस में क्या है, इस केस में जो ये नॉर्मल रिएक्शन है इट इज बैलेंस्ड बाय पार्ट ऑफ द वेट। तो खाली वेट जो है इसका एक हिस्सा बैलेंस किया जाता है बाय दिस नॉर्मल फोर्स और द रिएक्शन फोर्स, और दूसरा जो पार्ट है mg sin थीटा ये इस बॉक्स को स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि यहाँ फ्रिक्शन कितनी होगी, अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो उस वक्त स्लाइड होगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन ही ज़्यादा होगी तो इस वजह से इसको स्लाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फोर्स दैट्स टेंशन। टेंशन क्या है, इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ अ टॉट स्ट्रिंग, ओके। कोई धागा है, कोई रस्सी है और सम चेन है अगेंस्ट पुलिंग फोर्स। तो यहाँ क्या मतलब है, द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इज सो एज टू पुल द बॉडी। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको खींच रहे हो, तो आप डायरेक्टली उस चीज को नहीं पकड़ रहे बल्कि आपने कुछ रस्सी वस्सी कोई बांधी है और आप उस रस्सी को खींच रहे हैं। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उस ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचता है, इस रस्सी के जरिए पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो पुल है जो आप खींच रहे हो, सो इसी को कहते हैं दिस नोन एज ए टेंशन। तो इस स्प्रिंग में, इस रूप में या इस चेन में जो प्रोड्यूस होता है ये पुल फोर्स, दैट्स नोन एज टेंशन। तो यहाँ अगर हम ये एग्जांपल लेंगे पहले वाली, तो इसमें क्या है, यहाँ कोई मास है तो ये इस रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है, लटका हुआ है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे इसमें जो वेट है इट इज व्हाट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो पुलिंग फोर्स है तो दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर ये और एग्जांपल लेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे जिस आदमी का वेट है तो वो नीचे की तरफ है, तो इसकी वजह से क्या ये एक रस्सी, अगर आप यहाँ, हालांकि ये एक रस्सी है लेकिन इस पॉइंट फोर्स जो है, जो वेट है वो इस पॉइंट पे, यहाँ इसको आप इनको एज ए कंसिडर कर सकते, जैसे ये दो रस्सियाँ हैं, एक रस्सी इस तरफ है जो इस तरफ खींच रही है इस वेट को, और दूसरी ये, तो ये इस तरफ खींच रही है इस वेट, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि जो भी ये टेंशन है इट्स ऑल्सो पुलिंग फोर्स, ये खींचता है। हम इसी रस्सी के जरिए किसी चीज को धक्का नहीं दे सकते, हम रस्सी के जरिए किसी चेन के जरिए किसी चीज को खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन धक्का नहीं दे सकते। टेंशन जो है इट्स ऑलवेज ए पुल फोर्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ जो ये इस वेट को, यहाँ है कोई डब्बा उब्बा, इसको इस पुली के थ्रू खींच रहा है, तो वेट डाउनवर्ड्स है तो टेंशन अपवर्ड्स होगा ना। और एक चीज है दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। So what is spring force? Every spring resists any attempt to change its length. This resistive force increases with the change in length. जैसे मैंने इस एग्जांपल में दिखाया, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की, तो इस केस में आपने इसको स्ट्रेच किया, आपने इसको खींचा बाय सम लेंथ से x, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। इस तरह अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने कई ना स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो इस केस में क्या है, ये बॉक्स है, इसका वेट है दैट विल बी व्हाट डाउनवर्ड्स, ठीक। तो यहाँ जो रिएक्शन फोर्स होगा दैट विल बी व्हाट अपवर्ड्स। तो इस केस में आपने क्या किया, इसको आपने स्ट्रेच किया है, तो यहाँ और एक फोर्स आ रहा है, एक तो होगा वेट डाउनवर्ड्स, ठीक है, दूसरा है व्हाट रिएक्शन फोर्स दैट्स अपवर्ड्स, तीसरा और एक चीज है जो अब ये जो इसमें जो रेजिस्टिव फोर्स पैदा हुआ है तो वो इसको वापस अपनी पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, दैट विल बी दिस, ओके, एंड वन नंबर 4। इस केस में क्या है, आप इसको कंप्रेस किया है, तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड्स है बॉक्स का,
जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड्स है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ और एक फोर्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स दिस स्प्रिंग फोर्स जो है इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। व्हाट इज दिस x? दिस चेंज इन लेंथ। व्हाट इज दिस k? दिस कांस्टेंट नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे वापस रेजिस्टिव फोर्स है, अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करता है। जो चेंजिंग लेंथ है ये इसको अपोज करता है, इसलिए यहाँ एक नेगेटिव साइन है। और जो k है, k इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।